अस्सलाम वालेकुम। न्यू मॉर्निंग में खुश आमदीद। मैं हूँ उरूज आजम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली के दौरान कातिलाना हमले में जख्मी हो गए हैं। ट्रंप पर गोली चलाने वाले शख्स को हलाक कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप बटलर में मुनक़दा रैली के शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे जिस वक्त फायरिंग का वाक़या सामने आया। ट्रंप तकरीर के दौरान गोलियां चलते ही नीचे झुक गए और रैली में एकदम से भगदड़ मच गई। ताहम चंद ही लम्हे के बाद डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए, अपना मुक्का हवा में लहराया, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस के एहलकारों की जानिब से ट्रंप को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से बात करने के लिए रहनुमा रिपब्लिकन साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कमेंट करेंगे इस वाक़े के हवाले से? अपडेट कीजिएगा हमारे नाज़रीन को। का जो है वो अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बदतरीन सियासी बहरान से गुजर रहा है और आज उसका मैं समझता हूँ कि क्लाइमैक्स हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त स्टेटस को, एस्टेब्लिशमेंट, डीप स्टेट, इन सारी चीजों के लिए इतने खतरनाक हो चुके हैं कि आज उन्होंने ये हरबा भी इस्तेमाल किया है। दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो बाइडन की पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस की वजह से ना सिर्फ पूरी दुनिया एक थर्ड वर्ल्ड वॉर के धाने पे खड़ी है, बल्कि अमेरिका अपने क्राइसिस से गुजर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो पहले ही आसमान को छू रही थी। तो आज मजीद एक ये जो आज वाकया हुआ है उससे उनकी पॉपुलैरिटी मजीद बढ़ेगी। लेकिन अफसोसनाक वाकया है, आज प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो दो फिक्रे भी ढंग से नहीं बोल सके। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी प्रेसिडेंट बाइडन के लिए कि कंट्री को यूनाइट करते, कंट्री को सियासी बहरान से बचाते, लेकिन अफसोस के साथ कि ये वो नहीं ये चंद फिक्रे अदा कर पाए। कल रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन हो रहा है जिसमें खुद मैं जाके पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। 18 तारीख को मैं खुद इंशाल्लाह इस एक्सपेक्टेड कि आई विल बी मीटिंग विद प्रेसिडेंट ट्रंप। देखें आने वाले दिन जो है 14 से लेके 19 तक मिलवाकी विस्कॉन्सिन के अंदर कन्वेंशन होगा जिसमें हजारों के हिसाब से रिपब्लिकन इकट्ठे होंगे और वो डोनाल्ड ट्रंप साहब और वाइस प्रेसिडेंट टिकट का ऐलान करेंगे। देखेंगे। जी। ठीक है साजिद, ये भी कहिएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस वाक़े के सामने आने के बाद आलमी हालात और ख़ुसूसन अमरीकी सियासी हालात में मज़ीद कितना इंतशार पैदा हो जाएगा? देखें, इंतशार मैं आपको ये याद कराना चाहूंगा कि यहाँ पे नेटो की अभी कल परसों ही जो उनकी समिट खत्म हुई, उसका जिस दिन आगाज होना था उस दिन कुछ सिग्निफिकेंट वाकयात ने रूनुमा हुए। एक तो प्रेसिडेंट मोदी उस दिन मॉस्को के अंदर मौजूद थे और उस दिन शाम को रशिया ने 6 सिटीज को मिसाइलों का निशाना बनाया। उसके बाद चाइना जो है उन्होंने जाकर बेलारूस के अंदर लाइव आर्मी एक्सरसाइजेज शुरू कर दी। अब बेलारूस क्या है, उसका एक बॉर्डर पोलैंड के साथ है, दूसरा यूक्रेन के साथ है। तो दर हकीकत दुनिया पहले ही इंतशार का शिकार है। शुरू हो चुकी है। गाजा इनके कंट्रोल से बाहर है, रेड सी इनके कंट्रोल से बाहर है। ताइवान जो है इस वक्त वो बिल्कुल हाथों से जाता इनके नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी डिबेट में खुद उन्होंने फरमाया था कि दुनिया एक तीसरी आलमी जंग के धाने पर खड़ी है और वो सब का मूजब क्या है, अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी। और वो बनाने वाले कौन हैं? वो बाइडन हैं और ओबामा साहब हैं। तो दर हकीकत इस वक्त अमेरिका जो है ना सिर्फ पूरी दुनिया के लिए एक मसला बना है, अमेरिका के अंदर तकरीबन 25 मिलियन लोग इलीगल बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है। अमेरिका का हर शहर जो है वो गाजा का नक्शा पेश कर रहा है क्योंकि इस वक्त पेंटागन भी डीमोरलाइज है, पुलिस भी डीमोरलाइज है, डिफंडिंग पुलिस की मूवमेंट चल रही है क्योंकि मुल्क का ना कोई लीडर है। अमेरिका आज होपलेस है, लीडरलेस है, फ्यूचरलेस है। तो इन सारी चीजों का हल जो है दुनिया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप होगा और इसी वजह से आज उनको इस चीज का निशाना बनाया गया है क्योंकि इनकी पॉलिसीज की वजह से ये दोबारा इन्हें ये बावर हो चुकी है कि दोबारा इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। तो मैं समझ ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है जो प्रेस्टीज और डिग्निटी को रिस्टोर कर पाए। तो इस वक्त ये अमेरिका के इलेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डेमोक्रेसी बैलेट पर है और जिस तरीके से इस तरह अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं और अमेरिका के अंदर जमहूरियत की 250 साल की हिस्ट्री मौजूद है। मैं समझता हूं कि अगर यहां से जमहूरियत फारग हो जाएगी तो पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगी।
ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ساجد. ہمیں جوائن کیا ہے شاہد خان نے، ایڈوائزر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے. شاہد خان، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے اس واقعے کے اوپر، اور کچھ ابتدائی رپورٹس کے حوالے سے بھی شیئر کیجیے گا ہمارے ناظرین کے ساتھ، اور ٹرمپ کی کیسی کنڈیشن ہے اب؟ بہت شکریہ مجھے لائن پر لینے کا. مائنر کریکشن، میں آئی ایم ایڈوائزر ٹو دی پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس، نیم از جو بائیڈن. اور اب آپ کا سوال بتائیے. جی میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ کچھ ابتدائی رپورٹس کے حوالے سے شیئر کیجیے گا ہمارے ناظرین کے ساتھ کہ اس واقعے کے حوالے سے سیکرٹ سروس کی اب تک کی انویسٹیگیشن میں کیا بات سامنے آئی ہے؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال ہے. اور اس وقت تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ جو وائلنس ہے پولیٹیکل سسٹم میں، امریکہ کے پولیٹیکل سسٹم میں، وہ کسی طرح سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور یہ بہت ہی ایک بدترین سانحہ ہے کہ پرزمپٹیو نامنی آف ریپبلکن پارٹی ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا ہے، وچ از ہائیلی کنڈیمنیبل. تو اس میں ابھی تو اٹس ٹو ارلی، لیکن ابھی تک جو بھی رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں کوئی ابھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے کہ کوئی گروپ اس کے ساتھ انگیج ہے یا انڈیویجول انگیج ہیں. اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے وداؤٹ این انویسٹیگیشن ایٹ دس ٹائم کے لیے انڈیویجول ایکٹ لگتا ہے. کیونکہ اگر گروپ ایکٹ ہوتا تو اس سلسلے میں امریکہ میں اس قسم کی چیزوں کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. بہرحال اس میں بھی ایک سیکورٹی لیب کا نظر آتا ہے ہمیں کہ ایون دو اٹ واز ایٹ اے ڈسٹینس اور اٹ واز ایٹ این ایلیویشن، جہاں سے یہ اٹیمپٹ ہوئی اور جہاں سے یہ فائرنگ ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہ سیکورٹی لیبس تو ہے. اچھا، یہ بھی کہیے گا ٹرمپ کی کنڈیشن کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا، کیسی کنڈیشن ہے ان کی؟ ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے؟ گولی ان کے کان کو چھو کر گزر گئی ہے، اب ان کی کنڈیشن سٹیبل ہے؟ دیکھیے، جو ٹرمپ نے، جو فارمر پریزیڈنٹ نے، جسٹ آفٹر ہی اسٹوڈ اپ ہی ساؤنڈڈ اینڈ لک ویری انرجیٹک. انہوں نے اپنا فسٹ بنا کر اور اپنے لوگوں کے ساتھ بات کی اور ہی ساؤنڈڈ پریٹی نارمل. اور اس کے بعد وہ ہاسپٹل گئے، ہاسپٹل سے بھی ان کا مائنر ٹریٹمنٹ کے بعد ان کو گھر جانا دیا ہے اور انہوں نے بریف سی ایک میٹنگ بھی کی ہے. تو seems like he is absolutely fine. کوئی ان کو ایسی زیادہ کوئی انجری نہیں ہوئی. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ God's blessing کہ it could have been a serious attempt on his life, or could have been dangerous. لیکن یہ ہے کہ ان کی جان اس میں بچ گئی ہے. اچھا، ٹرمپ کا اس حوالے سے، معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ٹرمپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا ویژولز میں بھی کہ اس واقعے کے فوری بعد وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو ہے مکہ ہوا میں لہرایا ہے، تو ایک بہت انہوں نے اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ باڈی لینگویج شو کی ہے اپنے مخالفین کو. تو اس حوالے سے آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، مخالفین کو تو نہیں، ہی از اے پرزمپٹیو ریپبلکن پارٹی نامنی. تو انہوں نے اپنی اسٹرینتھ دکھائی ہے وچ از پریٹی انکریجنگ اور ویری ریمارکیبل کہ جس طرح سے وہ کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے اور بالکل ایک نارمل ٹون میں وہ چلتے رہے ہیں. اٹ از کوائٹ ریمارکیبل، اٹس کوائٹ امیزنگ ایکچولی. اچھا، تو اب ان کی انتخابی مہم کے حوالے سے بھی شیئر کیجیے گا کہ اب ان کی انتخابی مہم دوبارہ سے فی الوقت روک دی گئی ہے، دوبارہ سے کب سے سٹارٹ ہوگی اب؟ دیکھیے، امریکہ میں ان چیزوں سے کچھ لمیٹڈ ہی فرق پڑتا ہے. میرا خیال ہے کہ جو ابھی ریپبلکن کنونشن ہونے والا ہے کچھ دن بعد، تو وہ کیونکہ ایک ارینا میں ہوتا ہے اور وہ اس میں وہ سیکورٹی میجر ڈفرینٹ ہوں گے. موسٹ لائکلی اٹس گونا بی مور لیئرز آف سیکورٹی، 3 لیئر سیکورٹی تھی تو 5 لیئر سیکورٹی ہو جائے گی. لیکن الیکشن پروسیس ول کنٹینیو گوئنگ آن. یہ جو کیمپین کا ایک پروسیس ہے یہ چلتا رہے گا، اور اس واقعے کی وجہ سے اس میں جو فرق آپ کو نظر آئے گا وہ سیکورٹی کا ہے. وہ سیکورٹی ان کے کینڈیڈیٹ کے ارد گرد کافی زیادہ ٹائٹ ہو جائے گی، لیکن پروسیس چلتا رہے گا.
ٹھیک ہے، شاہد خان ایڈوائزر ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور رہنما ریپبلکن ساجد تارڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بے حد شکریہ. ڈونلڈ ٹرمپ نے فائرنگ کے واقعے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے فائرنگ واقعے میں زخمی ہونے کے فوری بعد کھڑے ہو کر مکہ ہوا میں لہرا دیا. ٹرمپ کی جانب سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ گولی میرے دائیں کان میں لگی ہے. جب بہت زیادہ خون بہا تب پتہ چلا کہ ہوا کیا ہے. میں بالکل خیریت سے ہوں، کسی سے ڈرنے والا نہیں، سب کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا. یہ ناقابل یقین ہے کہ ہمارے ملک میں ایسی حرکت ہو سکتی ہے. گولی چلانے والے کے بارے میں اس وقت کچھ معلوم نہیں. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیکرٹ سروس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا شکریہ ادا کیا اور ریلی میں ہلاک ہونے والے شخص کے خاندان کے ساتھ تعزیت کی. ریپبلکن رہنماؤں نے عوام سے ٹرمپ کے لیے دعاؤں کی اپیل کی ہے. سابق امریکی صدر ٹرمپ کو طبی چیک اپ کے بعد ہاسپٹل سے فارغ کر دیا گیا. اور امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے بعد ان کے بڑے بیٹے ٹرمپ جونیئر نے زخمی والد کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی. ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے ساتھ لکھا کہ والد امریکہ کو بچانے کی جنگ میں کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ادھر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر انتخابی ریلی کے دوران فائرنگ کے واقعے کے عینی شاہد کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے. برطانوی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کے عینی شاہد نے ٹرمپ پر فائرنگ سے قبل ہی پولیس کو مبینہ حملہ کی نشاندہی کر دی تھی. عینی شاہد کا کہنا تھا کہ مشکوک شخص بندوق کے ساتھ چھت پر موجود تھا. جو بائیڈن کی ٹرمپ پر انتخابی ریلی میں حملے کی مذمت واقعے کے بعد امریکی صدر بائیڈن کا قوم سے خطاب. کہا کہ ٹرمپ حملے میں محفوظ رہے، یہ جان کر خوشی ہوئی ہے. امریکہ میں ایسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں. صدر بائیڈن نے ٹرمپ پر حملے کے بعد انتخابی مہم بھی روک دی ہے. سابق امریکی صدر باراک اوباما، جارج بش نے بھی واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکی جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں. سابق نائب صدر مائک پینس کی بھی ٹرمپ پر حملے کی مذمت. برطانوی، کینیڈین اور جاپانی وزیر اعظم نے ٹرمپ پر حملے کو افسوسناک قرار دے دیا. That's the situation based on what we know now. I have tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. Apparently he's doing well. I plan on talking to them shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں نیب کی جانب سے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی توشہ خانہ کے نئے کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے. جے ذرائع نے بتایا کہ نیب کی جانب سے عمران خان اور بشرا بی بی کی انکوائری میں عدم تعاون پر گرفتاری ڈالی گئی. ڈیپٹی ڈائریکٹر محسن ہارون کی سربراہی میں نیب ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی اور نیب ٹیم گیٹ نمبر 5 سے اڈیالہ جیل کے اندر روانہ ہوئی. ذرائع نے مزید بتایا کہ نیا کیس 10 قیمتی تحائف خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے سے متعلق ہے. نیب کی انکوائری رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی پر 1 نہیں 7 گھڑیاں خلاف قانون لینے اور بیچنے کا الزام ہے. انکوائری رپورٹ کے مطابق گراف واچ، رولیکس گھڑیاں، ہیرے اور سونے کے سیٹ کیس کا حصہ تھے. تحفے قانون کے مطابق اپنی ملکیت میں لیے بغیر ہی بیچے جاتے رہے. بانی پی ٹی آئی کے لیے عدالت سے ایک اور بڑا ریلیف آ گیا. عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو بری کر دیا گیا. سزا کا فیصلہ کالعدم قرار. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلیں منظور کر لی گئی. ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا. 28 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ بھی جاری. عدالت کی جانب سے فیصلے میں کہا گیا کہ خاور مانیکا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر عدت کے دوران نکاح کا جرم ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں. خاور مانیکا نے تسلیم کیا کہ نکاح کی خبر انہیں دوسرے روز ہی مل چکی تھی. خاور مانیکا کو شکایت داخل کرنے کا خیال 6 سال کے بعد آیا. میڈیکل بورڈ اور علماء کی رائے سے متعلق دونوں درخواستیں مسترد کرتی ہیں. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم آزادی پر سولر پینل کی تقسیم شروع کرنے کا فیصلہ. 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے 14 اگست سے مفت سولر پینل حاصل کر سکیں گے. 500 یونٹ تک کے صارفین کو 10% اضافی پر سولر پینل ملیں گے. 90% پنجاب حکومت ادا کرے گی. سولر پینل کی فراہمی بینکس کے ذریعے ہوگی. صارفین 5 سالوں میں رقم ادا کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ سولر پینلز کی فراہمی سے بجلی بل میں 40% کمی آئے گی. عوام کو ریلیف دینا ہی میرا مشن ہے. مشکل حالات ہیں لیکن ہم عوام کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी फैलाने वाले अनासर को बेनकाब किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेट में नून लीग के मस्बत किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि ऐवान बाला को जमहूरी इक़्तिदार और बावकार माहौल के लिए तमाम मुंतखब ऐवानों की रहनुमाई करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेटर इरफान सिद्दीकी को सेनेट कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर का चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए तवक्का ज़ाहिर की कि उनकी सरबराही में अमूर खारजा कमेटी दुनिया भर में पाकिस्तान का मस्बत, पुरअमन और तामीरी तशख़्ख़ुस उभारने पर खुसूसी तवज्जो देगी। कुछ बात करेंगे मौसम की, तो कराची में बादलों का राज है। शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेज़ हवाएं चलने के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम की ताज़ा तरीन क्या अपडेट है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहूद कुरैशी से। जी शहूद। आज भी हल्के बादलों का राज है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह से ही शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में समुद्री हवाओं का सिलसिला जो है वही बरकरार है। 18 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से शहर में इस वक्त हवाएँ चल रही हैं, जिससे शहर का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा चलने के बायस हल्की बारिश जो है मुतवक्के है, जबकि आने वाले चंद दिनों में मानसून का दूसरा स्पेल जो है वो भी शुरू होने जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि शहर का मौसम जो है दिन भर जुज़वी अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर में समुद्री हवाओं का सिलसिला यूँ ही बरकरार रहेगा, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है समुद्री हवाओं चलने के बायस शहर में गर्मी की शिद्दत जो है वो कम महसूस की जाएगी। जी शुक्रिया शहूद अपडेट करने के लिए। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मुल्क में बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। एक साल के दौरान बिजली की कीमतों में औसतन 7.12 रुपये इजाफे के साथ 35.50 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफा हुआ है। इस औसतन कीमत में से महंगाई की मारी अवाम 18.38 रुपये बिजली की वो कीमत देने पर मजबूर है जो बिजली के कारखानों ने बनाई है। न आवाम ने इस्तेमाल की है, मगर हुकूमत इनकी ये कीमत वसूल कर रही है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। 90 की दहाई में हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली की तलब पूरी करने के लिए IPP यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर मुल्क में लाने का फैसला किया। हुकूमत की इस पॉलिसी के तहत मुतअद्दिद मुकामी और आलमी सरमायाकारों ने पाकिस्तान में बिजली पैदा करने वाले कारखाने लगाने के लिए सरमायाकारी की। इस पॉलिसी के तहत हुकूमत ने इन सरमायाकारों से मुआहदा किया कि इन्हें बिजली पैदा करने के बजाय बिजली की सलाहियत के मुताबिक अदायगी की जाएगी। यानी अगर किसी पावर प्लांट की बिजली की पैदावारी सलाहियत 100 मेगावाट है और वो 2 मेगावाट बिजली पैदा करे तो भी इसको 100 मेगावाट के पैसे मिलेंगे। इस वक्त मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत 44,000 मेगावाट से ज्यादा है, मगर पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा तलब 26,000 मेगावाट है, जबकि सर्दियों में यह तलब 10,000 मेगावाट से भी कम रह जाती है, मगर आवाम को 44,000 मेगावाट की ही अदायगी करना पड़ती है। नेपरा की जायजा रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के दौरान बिजली की मजमूई पैदावारी लागत 3,786 अरब रुपए लगाई गई है, जिसमें से बिजली की पैदावारी लागत 1,161 अरब रुपए है। बिजली की मजमूई लागत का बड़ा हिस्सा IPP को कैपेसिटी पेमेंट है, जो रवा साल 1,952 अरब रुपए रहने का तखमीना है। यानी अवाम ने IPP को तकरीबन 2,000 अरब रुपए की इस बिजली की अदायगी करनी है, जो उन्होंने किसी भी वजह से बनाई नहीं, न किसी ने इस्तेमाल की, बल्कि सिर्फ बनाने की सलाहियत थी। इस मायदे के तहत IPP बिजली पैदा किए बगैर खरबों रुपए अपनी जेबों में डाल रहे हैं और अवाम के लिए बिजली महंगी से महंगी हो रही है। और मेंबर गवर्नर बॉडी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ज़हूर सरवर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में अरबों रुपए की शाह खर्चियाँ जारी हैं। सालाना अरबों रुपए 5 स्टार होटल्स की बुकिंग और TAD में उड़ा दिए जाते हैं। तफसीलात के मुताबिक ज़हूर सरवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि काउंसिल में 65 गवर्निंग बॉडी अरकान हैं। हर रुकन 4 से 5 करोड़ TAD की मद में ले जाता है। कई गवर्निंग बॉडी अरकान को 2 गाड़ियाँ और मुफ्त पेट्रोल दिया जाता है। 1,24,000 से ज्यादा कंपनीज काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, जिनसे 5 लाख रुपए तक सालाना फीस ली जाती है। उन्होंने इंजीनियरिंग काउंसिल का ऑडिटर जनरल से खुसूसी ऑडिट करवाने का मुतालबा भी किया है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, मुहर्रम उल हराम के पहले अशरे के दौरान बीबी पाक दामन दरबार में ज़ायरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। आने वाले ज़ायरीन के लिए सबील और न्यास का भी अहतमाम किया गया है, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं तैयब बेग से। जी तैयब। बिल्कुल, जैसे ही मुहर्रम उल हराम के पहले अशरे के दिन गुजरते जा रहे हैं, इसी के साथ साथ बीबी पाक दामन दरबार में भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ का रुख कर रही है। मर्द, ख़वातीन और उनके साथ साथ बच्चे भी सुबह सवेरे यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो है दुआएँ की जा रही है, मन्नतें मांगी जा रही हैं शहरियों की जानिब से। और बात की जाए सिक्योरिटी के इंतजाम की, तो जिस तरह लाहौर के अंदर मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, इसी तरह जो बीबी पाक दामन दरबार में भी जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनके लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। उनके लिए जो है वो सबील का एहतमाम किया गया है, साथ में जो न्याज है उसका भी एहतमाम किया गया है। ज़ायरीन यहाँ पे दुआएं मांग रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ का रुख कर रहे हैं। बाहर स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ से फूलों की पत्तियाँ खरीदी जा रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं वो खरीदी जा रही हैं और जो फूल हैं वो दरबार में लेके आके जो है वो उसको निशावर किए जा रहे हैं। शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। यौम आशूरा का मरकजी जुलूस अंदरून लाहौर की तारीखी और कदीम निसार हवेली से बरामद होता है। 101 गलियों से गुजरने वाले इस जुलूस की तारीख के मुतालिक मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर के अंदर यौम आशूरा का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद होता है, जो कि करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर हो जाता है। इस जुलूस के मरकज़ी रूट क्या हैं और इसकी तारीखी हैसियत क्या है, आइए आपको सब बताते हैं। 1882 में सिख महाराजा रंजीत सिंह के दौर में पहली बार लाहौर में जुलूस निकाला गया। सैयद गुलाम अली शाह ने करबला गामे शाह से सर पर ताजिया उठाए जुलूस की बुनियाद रखी। बादजा बाबा गामे शाह के सफर को ही यौम आशूरा के मरकजी जुलूस का रूट मुकर्रर कर दिया गया। 9वीं और 10वीं मुहर्रम की दरमियानी शब आज़ादार निसार हवेली से शबीए जुल्जना की बरामदगी से जुलूस का आगाज करते हैं। यौम आशूरा का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रस्तों से होता हुआ बादजा नमाज मगरिब अपनी मंजिल करबला गामे शाह इख्तिताम पजीर हो जाता है। बाबा गुलाम हुसैन शाह सरकार को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से एक तोहफा मिला। इस तोहफे में ये ज़ियारत मुबारक थी जो सर पे उठा के वो निसार हवेली से करबला गामे शाह तशरीफ लाते थे। कहाँ से कहाँ आए हैं, तो क्या एक सलाम बचाने की खातिर, कलमा बचाने की खातिर ये सब कुछ किया है। 72 उन्होंने जाने कुर्बान की शहीदों में है। देना खुदा ने, मगर ही लेब सिले जड़ियाँ इन्होंने इन्नियां कीतियां ने, इन्नियां तकलीफां देखियां ने, जो कुछ कीता करबला इन्हां दा सदका करके अल्लाह मेरी भी मुश्किल हल कर दे। हक और बातिल के दरमियान मार्का राय, नेकी और बदी के दरमियान तसदाम अजल से जारी है। 14 करबला की याद में निकाले जाने वाले जुलूस हक की बातिल के ऊपर कामयाबी को खूबसूरत तरीके से बयां करते हैं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद हैं, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद हैं। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कैमरामैन फरहान शेख के साथ फाखरा खलील, न्यूज़ लाहौर। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमती वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात हुए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज़ के लिए मौखर करने का ऐलान कर दिया है, जबकि चेयरमैन आसिम रजा का कहना है चेयरमैन FPR ने विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर इत्तेफाक किया है। कमेटी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करवा दी गई है। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के हड़ताल के बायस कोयटा शहर में भी आटे की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मज़ीद क्या सूरत हाल है कोयटा में रेट्स की, जान लेते हैं हनीफ बाज़ई से। जी हनीफ। जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के हड़ताल के बायस मुल्क भर में जो है आटे के कीमतों में जो है दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कोयटा में भी एक हफ्ते के दौरान आटे के 50 किलो तेले में जो है वो 1000 रुपये तक इजाफा हो गया है, जिसके बायस गरीब शहरी हमें काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इसी हवाले से जानते हुए मेरे साथ एक आटा होलसेलर जो है मेरे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। मिल्स के ऊपर टैक्स डाल रहे हैं, बिहार वाला हो गया, गवर्नमेंट हो गया, बिजली वाला हो गया, ये लोग इसके ऊपर टैक्स डाल रहे हैं। मिलों वाला ने अपना मिलें बंद कर दिया, इस वजह से अभी आटे का दिन पर दिन और बहरान आने वाला है, क्योंकि मिल बंद हो गया तो इधर आटा तो इतना नहीं होता है। आटा तो सारा पंजाब से, रिमिया खान सादिकाबाद से आता है। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना है, कहना है कि नाजायज़ टैक्सेस की वजह से मिल एसोसिएशन ने अपने मिल जो है वो बंद किए हुए, जिसके बायस कोयटा शहर में आइंदा चंद दिनों में जो आटे का बहरान जो है वो पैदा होने का खदशा जाहिर किया गया। अपडेट करने के लिए उधर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है।
पीएमए रहनुमाओं का कहना है कि कमीशन रिवायती अकरबा परवरी का गढ़ बन चुका है। तफसीलात के लिए मौसम नलवी की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल नाकाम। पीएमए रहनुमाओं का कहना था ये कमीशन 2010 में एक एक्ट के जरिए अतायत के नासूर खत्म करने के लिए कायम किया गया था। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन नाकबद अंदेशाना पॉलिसियों और हडहरमी की वजह से तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स तंजीमों के लिए मसाइल की वजह बन गया है। हेल्थ केयर कमीशन जो कि उस वक्त की हुकूमत ने ये सोचते हुए बनाया था कि पंजाब के अंदर हेल्थ डिलीवरी सिस्टम को बेहतर किया जाएगा, अतायत जो है उसको कंट्रोल करने के लिए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको यहाँ पे लागू करने के लिए उसमें कैसी गैर कानूनी हरकतें हुई, किस किस को नवाजा गया, कौन से नॉमिनेशंस उन्होंने चेंज किए, वो पूरा एक तारीख का हिस्सा है। ये हेल्थ केयर कमीशन नहीं, ये फरोगे अतायत कमीशन बन चुका है, जिसके होते हुए अतायत और बंद करना, खोलना, लोगों को तंग करना, हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट्स को तंग करना, ये इनका वतीरा बन चुका है। पीएमए रहनुमाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था पीएमए, वाईडीए, फैमिली फिजिशियन एसोसिएशन, प्राइवेट अस्पताल एसोसिएशन और पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन इस बात पर मजबूर हो गई हैं कि इस समझौते के खिलाफ एहतजाजी धरना दें, जिसका फैसला डॉक्टर्स कन्वेंशन में तमाम तंजीमों ने किया। कैमरामैन जामिन के साथ मोहसिन नलवी, नियो न्यूज, लाहौर। नेशनल टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह को दी 100 लीग में शिरकत से रोक दिया गया। पीसीबी की जानिब से एनओसी जारी न करने का फैसला कर लिया गया। पीसीबी ने नसीम शाह को वर्क लोड मैनेजमेंट के तहत एनओसी जारी नहीं किया। बोर्ड ने नसीम शाह को फिटनेस मसाइल से दो चार होने और इंजरी से महफूज रखने के लिए एनओसी की दरख्वास्त मुस्तरद की है, जिससे क्रिकेटर को भी आगाह कर दिया गया है। नसीम शाह का 100 लीग में मुआहदा हुआ था, जिसके पेश नज़र उन्होंने पीसीबी को एनओसी के लिए दरख्वास्त दी थी। नसीम शाह 100 लीग में 4.5 करोड़ रुपए की महंगी तरीन कैटेगरी में शामिल किए गए थे। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए समेत 8 रुकनी दस्ते का ऐलान कर दिया है। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में जहां आरा नबी और अरशद नदीम पाकिस्तानी परचम बरदार होंगे। पेरिस ओलंपिक्स के लिए 18 रुकनी दस्ते में 7 एथलेटिक्स और 11 ऑफिशियल्स शामिल हैं। इन ऑफिशियल्स में कोचेस और शोबा मेडिकल के लोग भी शामिल होंगे। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में जहां आरा नबी और अरशद नदीम पाकिस्तानी झंडे को थामेंगे, जबकि पाकिस्तान के एथलेटिक्स, शूटिंग, स्विमिंग और एथलेटिक्स में एक्शन में नजर आएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।